एहसन मलिक साहब, आप एक रियल स्टेट पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत के साथ। आईएमएफ ने उस पैकेज को मना कर दिया है और रियल स्टेट पैकेज का जो सारा था वो डूब गया है, ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, बात यह है, रियल इस्टेट के पैकेज पे जो प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स टीम बनाई थी उसने तो अपनी बेहतरीन तजावीज़ गवर्नमेंट को प्रेजेंट की, बट उन तजावीज़ को आगे आईएमएफ को जो प्रेजेंट करने वाले थे, हमारा केस प्लीड करने वाले जो लोग थे, वो शायद प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए और आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर पाए, अपने ऐसे फिगर एंड फैक्ट्स नहीं प्रेजेंट कर पाए जिसकी वजह से चीज़ें क्वाइट होके रह गई। अभी जैसे इंट्रो में एंकर साहिबा ने बताया कि आईएमएफ नाराज़ होकर चला गया, वो आईएमएफ बेचारा भी क्या करे। हम लोग हर दफ़ा एक नई स्टोरी लेकर उनके सामने आ जाते हैं। कभी हम उनको कहते हैं सैलरीज पे कट लगाना है, कभी इस चीज़ को कम करना है। वो कहते हैं आप अपने एक्सपेंडिचर कम करते नहीं है और हमसे डिमांड करते जा रहे हैं। तो वो अब, हालांकि आपके नॉलेज में होगा कि 2 तारीख को बजट आना था, ये गवर्नमेंट ने टाइम बाय किया। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने भी फॉरेन ट्रिप पे जाना था और प्लस थोड़ी सी चीज़ें आईएमएफ के साथ सेटल करनी है जो अब वर्चुअल मीटिंग में होंगी। तो उसके ऊपर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे केस नहीं, वो जो 236 चेयरमैन एफबीआर साहब इसको वो जो 236 के कम करना था, जो और दूसरे टैक्स कम करने की बात थी रियल एस्टेट में, अब वो कम तो नहीं हो रहे, अब तो वो टैक्स बरकरार रहेंगे अगले बजट में। अभी तक की खबर, आज तक की खबर तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि 236 के और सी को कम करने पे उन्होंने मना कर दिया है, बट एफईडी एबॉलिश करने पे आईएमएफ और गवर्नमेंट कन्विंस्ड हैं और उन्होंने करना है। बट ये भी हमारे एंड पे एफबीआर की तरफ से कमज़ोरी है कि ये 1.5 माह पहले से ये अप्रूवल हुई हुई है। अपने जो लोगों को, आपने ताजर बरादरी को अगर टाइटन अप करना हो तो ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, जहाँ पे पब्लिक को रिलीफ देना हो तो उसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं निकाला जा सकता। तो अभी उम्मीद यही की जा सकती है कि अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे और इकोनॉमी को चलाने के लिए अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। फिर देखें, फिर मैं आपसे जो बात जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट में रिसेशन है वो अगले साल कंटिन्यू करेगा और वो रिसेशन ख़त्म नहीं होगा अगले साल। अगला साल भी रियल एस्टेट में रिसेशन का और कम कीमतों का साल रहेगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, मैं एक चीज़ बताऊं, ये रियल एस्टेट का रिसेशन इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव स्टेप ना लिए इकोनॉमी के लिए तो फिर आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, वो उनका कैपिटल फ्लाई होगा, जहाँ पे उनको बेहतर रेवेन्यू मिलेगा वो अपना कैपिटल उधर ले जाएंगे। और इसका मैं टोटल मुर्दे इल्ज़ाम एफबीआर को ठहराऊंगा कि जो लोग केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाए। नहीं, कैपिटल फ्लाइट कैसे हो जाएगा? मुल्क से बाहर चला जाएगा ना, आप ये कह रहे हैं। लोग प्लाट नहीं खरीदेंगे तो दुबई भेज देंगे। दुबई भेज के दुबई में मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, एक रियल एस्टेट में करेंगे डेफिनेटली, जहां पे उनको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो वैसे ये डेड आइटम लगता है, नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर लगता है, और आप भी काफी इसके दाइया हैं और 2 साल से तो पहले ही भुगत रहे हैं हम। मैं तो इसको वाकई नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो प्लॉट हैं ये पैसों के कब्रिस्तान है, नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, या हमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुज़म्मिल साहब। माशाल्लाह, आप अभी जिस घर में रह रहे हैं, इंशाल्लाह अभी जब बजट गुजरेगा उसके बाद जब आपने अपने ही घर का 7E की शेप में रेंट पे करना होगा, पंजाब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा, सीवीटी पे करनी होगी, तो जब आप 3 तरह के टैक्स अपने घर में रहने में पे दे रहे होंगे एज ए रेंटल, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के साथ ये एफबीआर और गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। एहसान साहब, मुज़म्मिल साहब तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जो है वो कमाते हैं, उनका हाल इस टाइम बड़ा जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। बात यह है, गवर्नमेंट, इसीलिए तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो एक प्रेजेंटेशन एफबीआर की भी रखवाएं ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब ऐसे लोग, अच्छा ये बता दें
तनख्वाहदारों के टैक्स कम करने पर भी आईएमएफ से डेडलॉक है, वो भी नहीं माना है आईएमएफ। मुजम्मिल साहब, आईएमएफ किसी चीज पे भी नहीं माना, मजीद टैक्सेशन के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है। वो कहता है अगर आपने कम करना है अपना एक्सपेंडिचर आप कम करें और वहां से आप ले लें, क्योंकि अभी तो आप मेरे ख्याल है को डिफेंस बजट भी बढ़ाने की बातचीत चल रही है। तो वो कहते हैं आप जब इतनी चीजें डालेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे आप। तो पेट्रोलियम लेवी को तो 100 रुपए करने की बात है ना, उस पर तो आईएमएफ को कोई इतराज नहीं है। नहीं, उस पे तो देखिए आप 100 रुपया जब पेट्रोल को ले जाएंगे तो आप जिसका अभी ये एंकर साहबा बात कर रही हैं, तो आम आदमी किधर चला जाएगा मुजम्मिल साहब? वो तो मुल्क छोड़ के जा कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, अगले साल वो कहते हैं पेट्रोल की कीमतें कम रहेंगी आलमी मंडी में, लिहाजा हम 100 रुपए टैक्स लेकर इसको बरकरार रख लें और वो पैसे जो है बिजली और दूसरी जगह रिलीफ में दे दें। तो रिलीफ कहाँ से आया? वो बिजली का रिलीफ तो आपने भी बड़ा खबर चलाई थी, गवर्नमेंट 3 माह की रिलीफ देगी, वो भी अभी तक रिलीफ नहीं आया, ना वो दे रहे हैं अभी तक। मतलब आप ये देखें गवर्नमेंट, मतलब इसकी सिंसियरिटी, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ एफबीआर में जो पॉलिसी है वो जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन में नहीं बैठेगा तब तक चीजों इकोनॉमी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करते हैं। ताजरों के साथ तो ताजरों का टैक्स तो इकट्ठा नहीं होता, सीमेंट वालों के साथ बैठते हैं, सीमेंट का टैक्स इकट्ठा नहीं होता। अब आप देखें ना, ट्रेडर्स की जो ताजर दो स्कीम है वो टोटल फेलियर निकली है। नहीं, वो तो भाई वो किसने ताजर दो स्कीम मुजम्मिल साहब किसने बनाई? एफबीआर ने डिजाइन की ना, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर या ताजर बरादरी। अगर आप, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कह रहे हैं सीमेंट में टैक्स, वो ताजरों का नुमाइंदा उसको लीड तो कर रहा था, ताजरों का नुमाइंदा उसको लीड तो कर रहा था, मानते ही नहीं किसी सूरत। नहीं सर, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बचाने के लिए उस चीज को अंडू किया। अगर आपको याद हो, जब वो 3000 रुपए पर ताजर पे लगाया जा रहा था, जब ताजर ने कहा इसका बेहतर वे आउट है अगर ये गवर्नमेंट के अदारे बैठ के बात करें। आप ये देखिए हर चैनल पे, हर चैम्बर, एफपीसीसीआई इसी बात की शिकायत करता है कि ये लोग बैठ के कंसल्टेशन में नहीं बैठते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये वर्चुअल मीटिंग्स में आईएमएफ से बातचीत तय हो जाएगी और किन शराइत पे तय होगी? मुजम्मिल साहब, मुझे ये लगता है कि अगर सेंस प्रिवेल की और इन्होंने स्टेक होल्डर्स को आईएमएफ की मीटिंग्स में साथ बिठाया तो बेहतर वे आउट निकल आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट या एफबीआर दोनों ही जब टैक्सेस कम करने की बात करते हैं तो साथ फिगर्स नहीं प्रेजेंट किए जाते कि हम ये रेवेन्यू इस जगह से कलेक्ट कर लेंगे। और अगर ये कोई प्रेजेंट करते हैं तो उस पर आईएमएफ को ट्रस्ट इस वजह से नहीं होता कि आज तक इन्होंने, जैसे अभी आपने ताजर दोस्त ऐप का जिक्र किया, ट्रैक एंड ट्रेस की बात कर लें, फेसलेस मैकेनिज्म की बात कर लें, आपने जितनी चीजें कही हैं वो आपने कभी पूरी नहीं की। तो आईएमएफ को सबसे आसान टारगेट ये लगता है कि जो सैलरीड क्लास है या जो बिजनेस क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, इनको टारगेट किया जाए और जुलाई के महीने से इनकम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी देगी उसका रिजल्ट आने में तो 3-4 माह 5 माह लगेंगे। तो ये फिर आपको क्या सैलरीड क्लास पर टैक्स बढ़ता नजर आता है? गवर्नमेंट तो कम करने का कह रही है। गवर्नमेंट कम करने का कह रही है, मुझे ये लगता है पुरानी तनख्वाह पे आपको नौकरी करनी पड़ेगी और पुराना ही टैक्स बहाल रहेगा। कमी के चांसेस कम लगते हैं अनटिल अनलेस प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें और कोई उस अपने एक्सपेंडिचर को कम करके तो वहां से को पब्लिक को सैलरीड क्लास को रिलीफ दे दें। एक और चीज में आपने की नज़र में शायद गुजरा होगा, अभी कुछ दिन पहले पीआरए ने, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक वो टैक्स पीएसटी, पंजाब सेल्स टैक्स सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल किया है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एफबीआर से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो जितने भी पाकिस्तान में सेलर और बायर डीएचए में प्लॉट या घर परचेज करते हैं, ये टैक्स देना सिर्फ डीएचए की जिम्मेदारी है, इनको प्राइवेट सोसाइटीज कोई नजर नहीं आती। उनकी उन सोसाइटीज में इनकी आंखें, कान, हर चीज बंद हो जाती है।